स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। इसके पहले हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देख चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी में तीन तरह की इवेंट्स होती हैं। एक तो होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होती है इंडिपेंडेंट इवेंट और एक होती है डिपेंडेंट इवेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से ही क्लियर है कि दो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो दो स्टूडेंट का सेलेक्ट होना या नहीं सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी के अकरेंस से या नॉन अकरेंस से दूसरे इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल एक डाई थ्रो कर दो और एक कॉइन टॉस कर दो, तो डाई में कुछ भी आ सकता है, कॉइन में कुछ भी आ सकता है, तो ये दोनों इवेंट कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अदर। मतलब एक के अकरेंस से दूसरे के अकरेंस पे फर्क ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अब सेकेंड देखो, इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, देन इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। अगर दो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन मतलब एंड ए और बी दोनों के अकर करने की प्रोबेबिलिटी आती है। दोनों की प्रोबेबिलिटीज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी ए इंटू पी बी। ऑफन दिस इज टेकन एज द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। अगर तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी आएगा, पी बी इंटरसेक्शन सी पी बी इंटू पी सी आएगा, पी सी इंटरसेक्शन ए पी सी इंटू पी ए आएगा। और अगर तीनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। क्लियर है? दैट इज दे मस्ट बी पेयर वाइज एज वेल एज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। पेयर में भी ए बी बी सी सी ए इंडिपेंडेंट है और तीनों आपस में भी इंडिपेंडेंट है, अगर ये कंडीशन होल्ड करे। और नोट करके देखो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट इन जनरल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड वाइस वर्सा। इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ कॉमन आ सकता है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस कैन बी यूज्ड व्हेन द इवेंट्स आर टेकन फ्रॉम द सेम एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो एक कॉइन टॉस करोगे तो पहली बार में अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल का आना इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज अगर हेड आ गया तो टेल को आने के लिए रोक रहा है, टेल आ गया तो हेड को आने के लिए रोक रहा है। तो हेड और टेल का आना आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इंडिपेंडेंस कैन बी यूज व्हेन, ये बात इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस कैन बी यूज व्हेन द इवेंट आर टेकन फ्रॉम द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल दो कॉइन टॉस करे, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ सकता है, या दूसरे में टेल आ गया, पहले में हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पहले में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंस की बात करी जाती है और सेम एक्सपेरिमेंट में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करता है, वो ये करता है कि कई बार हमें लगता है जैसे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट ले लेता है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले लेता है। स्टूडेंट को लगता है कि प्रोबेबिलिटी में इवेंट सिर्फ दो ही कैटेगरी की होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स तीन कैटेगरी की होंगी, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक इंडिपेंडेंट और तीसरी डिपेंडेंट। तो ये गलती नहीं करनी है कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ले लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट ले लो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब ओवरऑल देखें तो तीन तरह की इवेंट्स आएंगी, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिपेंडेंट। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ दो ही इवेंट होती हैं, तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान लेते हैं। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना। अब देखो, इस पे बेस जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं हम लोग।
इंडिपेंडेंट इवेंट पे ABC इन ऑर्डर टू कट अ पैक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर, पहले A कट करता है, फिर B कट करता है, फिर C कट करता है, ठीक है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट ऑन द कंडीशन, मतलब एक कट करा, एक पत्ता निकाला, एक पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाला और देख के फिर से रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट हु कट अ स्पेड शैल विन द प्राइज, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस का मतलब ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी एंड सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो गेम को प्रॉपर्ली समझो। सबसे पहले ए को मौका मिलेगा, ए कट करेगा, एक पत्ता निकालेगा, अगर स्पेड आ गया, और आई होप ये कार्ड के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13, और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1/4। स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ठीक है। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, ना आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। ABC in order to cut a pack of card, replacing them after each cut on the condition that first who cut a spade shall win the prize। तो कैसे गेम चल रहा है? मान लो सबसे पहले ए की बारी आई, ए ने कट करा और कार्ड देखा, बी से कार्ड निकाला और देखा स्पेड आ गया, तो वो जीत गया, और जीतने के बाद वो मैच खत्म हो जाता है, वो मैच खत्म हो गया। और क्या हो सकता है? वो मैच खत्म हो गया, अब क्या हुआ? ए की बारी फिर से आई, ए ने कट करा, स्पेड नहीं आया, फिर उसने बी को पास कर दिया, बी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, सी ने सी को पास करा, सी ने कट कर दिया, स्पेड आ गया, ठीक है। या क्या हो सकता है? इस तरह के इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं। ए ने कट करा, स्पेड नहीं आया, बी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, सी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, फिर ए की बारी आएगी। जब तक कोई जीतेगा नहीं, गेम चलता ही रहेगा, भले ही वो इनफाइनाइट तक चले। फिर ए ने कट करा और स्पेड आ गया तो जीत जाएगा। तो क्या तरीका है? ध्यान से देखो, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए ने कट करा और स्पेड आ गया, गेम खत्म। या फिर क्या होगा? ए ने कट करा, स्पेड नहीं आया, फिर, और इंडिपेंडेंट है, ए का स्पेड ए नहीं जीता तो बी जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। बी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, सी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, लेकिन फिर ए ने कट करा, स्पेड आ गया। सिमिलरली और क्या हो सकता है? ए ने कट करा, स्पेड नहीं आया, बी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, सी ने कट करा, स्पेड नहीं आया। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन साइन यहाँ पे अंडरस्टूड है। फिर ए ने कट करा, स्पेड नहीं आया, फिर बी ने कट करा, स्पेड नहीं आया, फिर सी ने कट करा, स्पेड नहीं आया। अब ए का स्पेड आ गया, क्योंकि ए को ही हमें जिताना है, ठीक है। तो ये देखोगे तो इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी। ए का स्पेड आना, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। बी का स्पेड नहीं आया। अगर कुछ इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी अकरेंस भी इंडिपेंडेंट होती है और नॉन अकरेंस भी इंडिपेंडेंट होती है। ए बी सी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए बार, बी बार, सी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए का स्पेड नहीं आया, 3/4, 3/4, 3/4, 1/4। सो दिस इज 3/4 का क्यूब इंटू 1/4। फिर 3/4, 3/4, 3/4, 6 बार आ रहा है, तो 3/4 की पावर 6 इंटू 1/4। और इन्फाइनाइट जीपी का सम हमें पता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/4 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? 3/4 का क्यूब। क्लियर? ये तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें बी को जिताना है, तो कैसे बी जीत सकता है? पहली चांस ए की ही होगी, ए हार जाए, ए का स्पेड ना आए, और बी जीत जाए, बी का स्पेड आ जाए। या फिर ए का स्पेड ना आए, बी का स्पेड ना आए, फिर सी का स्पेड ना आए, फिर ए का स्पेड ना आए और बी का स्पेड आ जाए। या फिर ए का स्पेड ना आए, बी का स्पेड ना आए, सी का ना आए, फिर ए, बी, सी, फिर ए का ना आए और बी का आ जाए। और ये सीरीज भी इनफाइनाइट तक चलेगी। इंडिपेंडेंट है ए बार, मतलब 3/4, बी का स्पेड आए 1/4, 1 2 3 4, 3/4 की पावर 4, 1/4,
1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम। फर्स्ट टर्म ये है 3/16 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो देखो 3/4 का क्यूब ही आ रहा है। सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सी को अब हमें जिताना है, तो आई होप आप समझ गए होगे सी कैसे जीतेगा। ए हारे, बी हारे, सी जीते। ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, फिर ए हार जाए, फिर बी हार जाए, फिर सी जीत जाए, या फिर ए हारे, बी हारे, सी, ए बार, बी बार, सी बार, ए बार, बी बार, सी। ठीक, तो ए बार बी बार मतलब 3/4 का स्क्वायर 1/4, 1 2 3 4 5, 3/4 की पावर 5 1/4। अभी भी 3/4 का क्यूब ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कैलकुलेट करके देख लेना, 8 बार ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3/4 की पावर 8, और ये एक इन्फिनिट जीपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 3/4 का क्यूब। दिस इज द आंसर। और तुम करके देखोगे, अगर कैलकुलेशन करके देखना तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये एक श्योर इवेंट है कि कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों बार एक काम हो और किसी का भी स्पेड ना है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो विनर होगा ही होगा। ये करके तुम चेक कर सकते हो। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्पीक्स ट्रुथ इन 75% केसेस। ए सच बोलता है। 75% का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी में उसको 100 से डिवाइड कर दो 3/4। तो ए झूठ बोलेगा। सच बोलना और झूठ बोलना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। या तो तुम सच बोलोगे किसी स्टेटमेंट में या झूठ बोलोगे, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो उन प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है 1। फिर बी सच बोलता है। बी इज ट्रुथ, ट्रू 80%। चार बटे 5। और बी झूठ बोलता है 1/5। ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। और दो लोग हैं, दो लोगों का सच बोलना झूठ बोलना, दोनों का सच बोलना, दोनों का झूठ बोलना, एक का सच बोलना दूसरे का झूठ बोलना, एक का झूठ बोलना दूसरे का सच बोलना, ऑल दीज आर इंडिपेंडेंट। फाइंड प्रोबेबिलिटी दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो हमने एक रेड बॉल दिखाई और वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक सच बोले और एक झूठ बोले। इसका मतलब ए अगर बोले ए सच बोल रहा है, लाइक बोल रहा है रेड है, और बी बोल रहा है नहीं ये ब्लू बॉल है, या फिर ए बोल रहा है येलो है और बी बोल रहा है रेड है, तो दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। और ध्यान रखना ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मान लो ए ने बोला ग्रीन और बी ने बोला येलो, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। या तो तुम सच बोलो या झूठ बोलो, दैट इज द कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कैसे आएगा, आई होप ये बात समझ रहे होगे कैसे आएगा। ए सच बोले एंड बी झूठ बोले, या फिर ए झूठ बोले एंड बी सच बोले, और इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ए सच बोले 3/4, बी झूठ बोले 1/5, फिर ए झूठ बोल रहा है और बी सच बोल रहा है। सिंपल। दोनों झूठ बोले, ऐसे अगर तुम
डिफरेंट डिफरेंट कलर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बस यहां पे दो ही चीज बनेंगी, ए सच बोले बी झूठ बोले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 शूटर्स ए बी सी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। ए हिट करता है टारगेट को, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बी हिट करता है टारगेट को, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सी हिट करता है टारगेट को, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो फिर मिस करना, हिट करना एंड मिस करना आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। या तो हिट करेगा या मिस करेगा, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरह से, सिंपल। ठीक है, नाउ इफ ऑल ऑफ देम फायर 1 एट द टारगेट, मतलब सपोज कर लो सामने एक कोई भी टारगेट है और सबने एक साथ फायर करा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 1 बुलेट स्ट्राइक द ऑन द टारगेट। मतलब एक ही हिट करे बाकी मिस करें और 3 लोग फायर कर रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। ए हिट करे, बी मिस करे, सी मिस करे, या फिर ए मिस करे, बी हिट करे, सी मिस करे, या फिर ए मिस करे, बी भी मिस करे और सी हिट करे। तो ए हिट कर रहा है 1/2, बी मिस कर रहा है 2/3, सी मिस कर रहा है 3/4, ए मिस कर रहा है 1/2, बी हिट कर रहा है 1/3, सी मिस कर रहा है, देखो डेटा पूरा लिखा हुआ है, ए मिस कर रहा है 1/2, बी भी मिस कर रहा है 2/3 एंड सी हिट कर रहा है 1/4। क्लियर है? टारगेट इज डिस्ट्रॉयड, टारगेट डिस्ट्रॉय हो, ध्यान समझना, टारगेट डिस्ट्रॉय कब होगा? जब एटलीस्ट 1 बुलेट हिट द टारगेट। तीनों भी लग जाएं तो भी टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एटलीस्ट 1 बुलेट हिट द टारगेट। और एटलीस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि कोई भी हिट ना कर पाए, मतलब ए का भी मिस हो जाए, बी का भी मिस हो जाए, सी का भी मिस हो जाए। और ये आई होप समझ रहे होगे, इंटरसेक्शन अंडरस्टूड होता है, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए भी मिस करे, ए मिस करे 1/2, बी मिस करे, देखो बी मिस करने की 2/3 और सी मिस करे 3/4। कैलकुलेट कर सकते हो उसको। तो टारगेट डिस्ट्रॉय तब होगा जब एटलीस्ट एक बुलेट भी लग जाएगी, 2 लग जाए, 3 लग जाए। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन हमेशा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो वन हिट द टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ गैदरिंग ऑफ 15% इफ इट इज नोन दैट नन ऑफ देम बॉर्न इन अ लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर में बॉर्न नहीं हुआ है, तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, तो सबके लिए 365 डेज ओपन है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 पर्सन हैव द सेम बर्थडे। तो आई होप ये समझ रहे होगे कि 15 पर्सन है और उनकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट होता है। 15 पर्सन कोई भी हो सकते हैं एट रैंडम, तो किसी का भी पैदा होना मरना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी लीप ईयर में पैदा नहीं हुआ है, इट मीन्स सब नॉन लीप ईयर में पैदा हुए हैं, इट मीन्स 365 डेज हैं सबके लिए। किसी भी दिन पैदा हो सकते हैं, किसी भी दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ देम, एटलीस्ट 2 पर्सन हैव द सेम बर्थडे। बर्थडे में ईयर काउंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हैव सेम बर्थडे। तो इसके लिए हमेशा हम ये करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन हैव सेम बर्थडे। सबकी डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे हैं, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। 15 लोग हैं और दिन कितने हैं? 365। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी में क्या करना होता है, सैंपल स्पेस नीचे लिखना होता है, 15 दिन है और दिन कितने हैं, 365। हर एक पर्सन के लिए 365 चॉइस है, तो पहले के लिए भी 365, दूसरे के लिए भी 365, तीसरे के लिए भी 365 और सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो ये 365 को हम 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट होनी चाहिए, तो इसको तुम ऐसे समझ लो कि 365 चेयर्स हैं और उसमें 15 लोगों को बैठना है। 365 चेयर्स हैं, उसमें से 15 लोगों को बैठना है, तो ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट चेयर पे ही बैठेगा। अगर हम NPR लगा रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरेंजमेंट। तो 365 चेयर्स में 15 लोगों को बैठा रहे हो तो सब डिफरेंट चेयर पे ही बैठेंगे। इट मीन सबकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट ही आएगी। तो दिस इज द आंसर फाइनली। क्लियर है? और थोड़ा एलोबरेट करना चाहो तो तुम ऐसे कर सकते थे कि सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, सबकी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट हो, तो 15 लोग हैं और 365 डेज हैं, तो पहले पर्सन के लिए 365 में से कोई भी दिन उसका बर्थडे हो सकता है, दूसरा 364, तीसरा 363, चौथा 362 एंड सो ऑन, 15 तक इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो और शॉर्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला अदरवाइज लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, PA यूनियन B दे रखा है 5/6। इसको समझने की कोशिश करो। PAB का मतलब होता है इंटरसेक्शन, PB बार, B बार का मतलब 1 - PB 1/2, तो PB क्या आ गया, 1/2। डिटरमाइन PA एंड PB। तो ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला सबको पता है, PA यूनियन B का, विच इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये दे रखा है तुम्हें 5/6। PA हमें नहीं पता, PB हमने निकाल लिया है 1/2, PA इंटरसेक्शन B क्या आ रहा है, 1/3। ठीक है, अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं PA। ठीक है, तो PA आ जाएगा 5/6 माइनस 1/2 प्लस 1/3। 6 एलसीएम ले लो, तो ये 5, 6 से 2 डिवाइड करोगे 3 डिवाइड करोगे 2, ये हो जाएगा 2, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 4/6 मतलब 2/3। PA आ गया, PB आ गया, निकाल लिया हमने। हेंस शो दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। मैथमेटिकली कैसे कर सकते हैं, अगर ये PA इंटू PB के बराबर आ जाए, व्हाट इज PA? PA हमारा आ रहा है 2/3, PB आ रहा है 1/2 विच इज इवेंचुअली 1/3 और ये 1/3 आ रहा है। इट मीन्स दोनों इवेंट क्या प्रूव हो गई, इंडिपेंडेंट प्रूव हो गई। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आई होप समझ में आ रहा होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ए स्टूडेंट अपेयर फॉर टेस्ट। 3 टेस्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ ही पासेस आइदर इन टेस्ट 1 and 2, 1 या 2 में पास हो जाए, या फिर फर्स्ट और थर्ड में, पहले दूसरे में पास हो जाए, पहले तीसरे में पास हो जाए तो पास हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर तीनों में पास हो जाए तो फेल नहीं करा जाएगा। ये कॉमन सेंस तुम्हें लगाना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पासिंग इन टेस्ट 1, टेस्ट 1 में पास हो रहा है, टेस्ट 2 में पास हो रहा है, टेस्ट 3 में पास हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, P, Q एंड 1/2, P, Q एंड 1/2। और ध्यान रखना P और Q लाई करता है 1 से 0 के बीच में। ठीक है, पास होना और फेल होना, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - P। सेकेंड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - Q। थर्ड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, 1 - 1/2, 1/2। और 3 एग्जाम दे रहा हो
कोई भी स्टूडेंट, तो ये पहले में पास हो, दूसरे में फेल हो, तीनों में पास हो, तीनों में फेल हो, दो में पास हो, एक में फेल हो, ये सब इंडिपेंडेंट है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज सक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा 1/2, पी और क्यू की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट सक्सेसफुल कब होगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में पास हो जाए, थर्ड में फेल हो जाए, या फिर फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में फेल हो जाए, थर्ड में पास हो जाए, या फिर फर्स्ट में भी पास हो जाए, सेकंड में भी पास हो जाए, थर्ड में भी पास हो जाए। क्लियर है? ये 1/2 है। फर्स्ट में पास हो P, सेकंड में पास हो Q, थर्ड में फेल हो 1/2। फिर फर्स्ट में पास हो P, देख लो, सेकंड में फेल हो 1 - Q, थर्ड में पास हो दैट इज 1/2, फिर तीनों में पास हो PQ 1/2। डेटा से वेरीफाई कर लो, तो यहां 2 डिनोमिनेटर कैंसिल कर लो, PQ, P - PQ, PQ, PQ कैंसिल हो गया। यहां से अगर P निकालो तुम तो 1/1 + Q आ जाएगा। ठीक है, और P और Q लाई कर रहा है 1 से 0 के बीच में। P और Q किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 से 0 के बीच में। P और Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई होप ये बात तुम्हें पता है, इक्वेशन एक है, अननोन दो हैं, तो ऐसे केस में यूजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। तुम रख के देख सकते हो, Q को रख दो 0 तो P की वैल्यू 1 आ जाएगी, Q को रख दो 1 तो P की वैल्यू हाफ आ जाएगी, Q को रख दो 1/2 तो P की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, Q को रख दो 1/3 तो P की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी P और Q की। देयर आर इन्फाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ P एंड Q। D इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज X ईयर विल डाई इन अ ईयर। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ n men, ये n men दे रखे हैं। अच्छा, लोगों का जीना मरना इंडिपेंडेंट होता है, आई होप ये बात समझ रहे हो, तभी ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाले सेशन में इसको इंक्लूड करा है। ईच एज X, सबकी एज X है। P बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन, जिसकी एज X है, X का कोई रेलिवेंस नहीं है, सपोज कर लो 70 ईयर। N ग्रुप, N एक ग्रुप है N लोगों का जिनमें सबकी एज 70 ईयर है। ठीक है, और P इज द प्रोबेबिलिटी कि वो विद इन 1 ईयर मर जाएंगे। P is the probability that they will die within a year time. ठीक है, the probability that out of n men A1 will die and will be the first to die। मतलब सबसे पहले A1 मरे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले A1 मरे, और तुम मान लो, अभी फिलहाल तुम मान लो A1 की जगह एक जनरल, एक आदमी मान लो, कोई भी AI है, I की वैल्यू 1 से लेके n तक है। कोई भी एक पर्सन सबसे पहले मरे, मतलब एटलीस्ट एक पर्सन मरे, तो एटलीस्ट एक के लिए क्या करोगे? 1 - प्रोबेबिलिटी कि नो वन डाई, कोई भी ना मरे। अच्छा, विद इन 1 ईयर मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P। कोई नहीं मर रहा है, मरने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - P। ठीक है, और N लोग हैं, किसी का भी जीना मरना इंडिपेंडेंट है। पहला पर्सन भी नहीं मरे 1 - P, दूसरा भी नहीं मरे 1 - P, 1 - P, 1 - P, 1 - P कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? N बार। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 विल डाई, और वो पर्टिकुलरली A1 हो, तो हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। तो पर्टिकुलरली A1
A1 will die within 1 year and first, तो ये प्रोबेबिलिटी सबके लिए इक्वली लाइकली है, तो A1 ही पहले मरे एंड फर्स्ट टू डाई, तो n से इसको डिवाइड कर दो बिकॉज ये इक्वली लाइकली है, कोई भी कभी भी मर सकता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट टाइम के लिए आंसर याद रखना, आई थिंक डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। Prepared of fair dice is rolled together a sum, ये फेयर नहीं, पेयर ऑफ डाइस होगा। दो डाइस हैं, रोल करे गए, ठीक है, टिल अ सम ऑफ 5 और 7 कम। दो डाइस हैं, रोल करे गए जब तक सम 5 आए या 7 आए। तो देखो दो डाइस रोल करे गए, सैंपल स्पेस क्या होगा ये, अच्छा सम 5 अभी करा था हम लोगों ने, सम 5 कैसे आएगा, r अगर 2 से 7 के बीच में है तो r माइनस या s बोल सकते हो, s माइनस 1, तो सम 5 आएगा। तो 4 तरीके होंगे, तुम चाहो तरीके लिख सकते हो। सम 5 आना है तो 4 1 1 4 2 3 3 2, 4 तरीके सम 5 आने के, ठीक है। तो सम 5 आना है तो ये 4 तरीके हो गए। सम 7 आना है तो यार 7 तक है, 6 तरीके आएंगे, 6 तरीके तुम लिख सकते हो चाहो तो। 6 1 1 6 5 2 2 5 3 4 4 3, 6 तरीके, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, तब तक उसको थ्रो कर रहे हैं पेयर ऑफ डाइस को जब तक सम 5 या 7 ना आ जाए। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और 5 सम आए या 7 सम आए, ये इंडिपेंडेंट है। 5 पहले आ जाए 7 के, तो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं याद रखना। सम 5 आ रहा है, सम 5 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4 केस है, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। इस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करो, प्रोसेस सोचो कि पहले 5 आए, 7 के पहले 5 आए, तो क्या क्या हो सकता है। 2 डाइस तुमने थ्रो कर दिए, मान लो पहली बार ही 5 आ गया, ठीक है, जीत गए तुम। फिर क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, तुमने डाइस थ्रो करा, ना 5 आए ना 7 आए, क्योंकि 7 नहीं आ सकता, क्योंकि 7 अगर आ गया तो उसके बाद 5 का आना इररिलेवेंट है। तो तुमने 2 डाइस थ्रो करे, ना 5 आए ना 7 आए। तो अब तुम ये कैलकुलेट करो कि सम 5 आए या 7 आए, इधर ये 4 केस, इधर ये 6 केस, ठीक है। 5/18, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तुमने पहली बार ही थ्रो करा और सम 5 आ गया, या फिर 5 और 7 आने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 5 और 7 मान लेते हैं ये इवेंट ई है, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 13/18। ना तो 5 आए ना 7 आए, पहली बार थ्रो करा 5 आ गया, जीत गए हम। फिर क्या करा, पहली बार थ्रो करा, ना 5 आए ना 7 आए, ना 5 आए ना 7 आए, एंड फिर दूसरी बार थ्रो करा और 5 आ गया। फिर क्या कर सकते हैं, पहली बार थ्रो करा, ना 5 आया ना 7 आया, दूसरी बार थ्रो करा, ना 5 आया ना 7 आया, तीसरी बार 5 आ गया, और इसी तरह से आगे करते जाओगे। पहली बार थ्रो करा, ना 5 आया ना 7 आया, दूसरी बार ना 5 आया ना 7 आया, तीसरी बार ना 5 आया ना 7 आया, चौथी बार में 5 आ गया, ठीक है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, ई बार क्या निकाला हमने, 13/8, 18। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9, फिर 13/8 को
2 बार मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बार भी डाइस थ्रो कर रहे हो कुछ भी आ सकता है, तो आपस में इंडिपेंडेंट है। 1/9, फिर 13/8 18 का क्यूब 1/9, और ये एक इन्फाइनाइट जीपी बन जाएगी। और इन्फाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 13/8 से 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई होप ये कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये टाइप याद रखना किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया और उसमें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।